हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, सियाचिन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, ये ऑपरेशन मेघदूत की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन थे ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी केवल दो। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र में 39वां सियाचिन दिवस मनाया। आपको बता दें कि सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। सियाचिन के योद्धा ऑपरेशन मेघदूत की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल सियाचिन दिवस मनाते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर भारतीय उपमहाद्वीप से मध्य एशिया का सीमांकन करता है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान को चीन से अलग करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। उत्तरामेरूर शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, उत्तरामेरूर वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। 2, ये शिलालेख चोल राजा परांतक एक के शासनकाल का है। और 3, ये स्थानीय सभा यानी ग्राम सभा के कामकाज का विवरण देता है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख किया। उत्तरामेरूर चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। प्रसिद्ध उत्तरामेरूर शिलालेख चोल राजा परांतक एक के शासनकाल का है, जो वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलता है, इसलिए कथन 2 सही है। ये स्थानीय सभा यानी ग्राम सभा के कामकाज का विवरण देता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। स्थानीय सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक सभा थी, जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए विशेष समितियां थी। ये शिलालेख सभा के सदस्यों के चयन, आवश्यक योग्यता, उनकी भूमिका और जिम्मेदारी आदि का विवरण देता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चगास रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये परजीवी प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। और 2, ये गैर संचारी परजीवी रोग है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व चगास रोग दिवस मनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इस अल्पज्ञात बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। चगास रोग परजीवी प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के कारण होता है, इसलिए कथन एक सही है। ये परजीवी मुख्य रूप से ट्राइटोमाइन्स नामक कीड़ों के एक परिवार द्वारा प्रेषित होते हैं, जिन्हें किसिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। चगास रोग को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। ये एक संचारी परजीवी रोग है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। WHO के मुताबिक ये रोग दुनिया भर में हर साल लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। इस रोग ने अब तक 6 से 7 मिलियन लोगों को संक्रमित किया है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी, भारतीय उद्योग परिसंघ, या फिर डी, आयुष मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने गोवा में डिजिटल हेल्थ समिट 2023 को संबोधित किया। इस समिट का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ किया, इसलिए विकल्प सी सही है। इस आयोजन की थीम बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी रही। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विचारकों को एक साथ लाकर डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 238 ए, अनुच्छेद 235, या फिर अनुच्छेद 239 ए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 239 ए। नई दिल्ली की चुनी हुई सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG के बीच शक्तियों को लेकर लंबा टकराव रहा है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। इसकी सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी, इसलिए विकल्प डी सही है। अनुच्छेद 239 ए को संविधान के 69वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। इसने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को LG द्वारा प्रशासित घोषित किया, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। दिल्ली विधानसभा को भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा राज्य और संवर्ती सूची में शामिल मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट सवाल,
वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी आईबीसी के सहयोग से सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और दूसरा कथन, इस सम्मेलन की थीम समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन से अभ्यास तक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली में होने वाले पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की जानकारी दी। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी आईबीसी के सहयोग से 20 से 21 अप्रैल को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए कथन एक सही है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन से अभ्यास तक है, इसलिए कथन 2 सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध विद्वानों और धर्म गुरुओं के लिए एक मंच स्थापित करना है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करना है जो आर्थिक रूप से न्यायोचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो। और 2. ये योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास एक प्रमुख भूतापीय विद्युत संयंत्र बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। अब भारत सरकार इस ऊर्जा खंड के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ प्रदान करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग का अर्थ उन बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं का समर्थन करना है जो आर्थिक रूप से उचित हैं लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है, इसलिए कथन एक सही है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना के रूप में तैयार किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस योजना के तहत केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध है, जहां प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रायोजकों का चयन किया जाता है। इस योजना के तहत वीजीएफ कुल परियोजना लागत के 20% से अधिक नहीं होती। हालांकि सरकार अतिरिक्त 20% की सीमा तक अनुदान प्रदान करने का निर्णय ले सकती है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला सवाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार हेतु विपणन एवं लॉजिस्टिक्स विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, या फिर संस्कृति मंत्रालय? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार हेतु विपणन एवं लॉजिस्टिक्स विकास योजना का शुभारंभ किया, इसलिए विकल्प सही है। ये योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए शुरू की गई है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों से जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन के माध्यम से जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेगी। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में लागू होगी। अगला प्रश्न, स्मारकों स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संक्षिप्त में आईडीएमएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2. इस वर्ष इसकी थीम हेरिटेज चेंजेस रही। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इसे विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस भी कहा जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम हेरिटेज चेंजेस रही, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। इसे 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स संक्षिप्त में ICOMOS द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत की संसद इस अनुसूची में किसी विशेष कानून को शामिल कर सकती है। और दूसरा कथन, इस अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच अदालत द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान की 9वीं अनुसूची में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च कोटा की अनुमति देने वाले 2 संशोधन विधेयकों को शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद इस अनुसूची में किसी विशेष कानून को शामिल कर सकती है, इसलिए कथन एक सही है। इसे 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
IR कोएल्हो मामले में मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति को बहाल किया। हालांकि ये शक्ति 1973 के बाद शामिल अधिनियमों तक ही सीमित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नियर थ्रेटेंड। हाल ही में ओडिशा के 2 तटीय जिलों में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई। आपको बता दें कि मैंग्रोव पिट्टा पक्षी भारत के तटीय मैंग्रोव जंगलों में पाया जाता है। ये पक्षी जमीन पर फीड करता है और पेड़ों पर आराम करता है। इन पक्षियों को IUCN की नियर थ्रेटेंड सूची में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह ओडिशा के भितरकनिका मैंग्रोव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सहित पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन है ए लीमा, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या फिर डी अरेक्विपा। तो व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।